ये आपका आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। चाहे आप लोग स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो इस तरह के आर्टिकल आप लोग जरूर पढ़ा करिएगा। प्रभावी सिद्ध हो न्याय की देवी। देखिए, न्यायपालिका की बात हो रही है और हमारी सर्वोच्च अदालत कौन सी है? सुप्रीम कोर्ट एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। तो न्याय आदिम अभिलाषा है। दुनिया की सभी प्राचीन सभ्यताओं में न्याय व्यवस्था के उल्लेख मिलते हैं। उनमें न्याय की प्रतीक देवी की आंखों पर पट्टी है, एक हाथ में तलवार है। देवी का प्रतीक यूनानी सभ्यता से लंबी यात्रा करते हुए यूरोपीय देशों और अमेरिका में भी पहुंचा। औपनिवेशिक काल यानी कि 17वीं सदी में ब्रिटेन के एक न्यायिक अधिकारी न्याय की देवी की मूर्ति भारत लाए थे। भारत में कलकत्ता और बंबई हाईकोर्ट में न्याय की देवी की मूर्ति स्थापित की गई। इसका सार्वजनिक प्रयोग होने लगा। और बांग्लादेश में भी न्याय देवी की प्रतिमा सुप्रीम कोर्ट में थी। कट्टरपंथी मुस्लिम जमातों ने इसे बुत परस्ती बताया और तख्ता पलट के आंदोलन में यह ध्वस्त कर दी गई। और स्वाधीन भारत ने न्याय की देवी की प्रतीक को अपना लिया। हाल में प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने न्याय की देवी की एक नई प्रतिमा का अनावरण किया है। इस प्रतिमा में आंख की पट्टी हटा ली गई है और पट्टी कानून के अंधा होने का संकेत देती थी। कानून को अंधा नहीं होना चाहिए। भारतीय सिनेमा ने अंधा कानून विषय कई फिल्में भी बनाई। देवी के एक हाथ में तलवार सजा पित्ती बिंबित करती है। अब न्याय की देवी की प्रतिमा में आप देखेंगे कि तलवार की जगह संविधान है। देवी का यह प्रतीक संवैधानिक मूल्यों और विधि के समक्ष समता का संदेश देता है। और देवी की यह प्रतिमा आकर्षक है। उन्हें साड़ी पहनाई गई है, सिर पर मुकुट, गले के हार से मूर्ति को सुंदर बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के पुस्तकालय में यह स्थापित की गई है और साफ है देश औपनिवेशिक सत्ता के समय के कानूनी प्रतीकों से छुटकारा पा रहा है, क्योंकि हम लोग आजाद हो चुके हैं। 15 अगस्त 1947 में हमें आजादी मिल चुकी है। भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता ब्रिटिश काल में अधिनियमित हुए थे। भारतीय संसद ने भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता और साक्ष्य अधिनियम 2023 पारित कर दिए हैं। पुरानी कानून काल बरा हो चुके हैं, क्योंकि वो जो अंग्रेजों के समय कानून बनाए हुए थे वो अब उन्होंने अपनी सहूलियत के लिए बनाए हुए थे। उस समय हम लोग दूसरों के अधीन थे, हमारे ऊपर दूसरों का शासन था। न्याय की देवी की प्रतिमा प्रेरक है। संशोधित प्रतिमा के हाथ में संविधान है, तो इसलिए कि भारत में संविधान का शासन है। न्याय की देवी का ताजा प्रतीक स्वागत योग्य है। न्याय की देवी का इतिहास प्राचीन है और इसकी सबसे प्राचीन मूर्ति प्राचीन मिस्र में मिली थी। बाद में यूनानी और रोमन सभ्यताओं में ने न्याय की देवी की मूर्तियां बनाई और रोमन साम्राज्य में भी न्याय की देवी थी। यूनानी सभ्यता में गंभीर सृष्टि चिंतन हुआ था और होमर को कुछ विद्वानों ने यूनान का गुरु बताया और उनके लिखे एलियड और ओडाइसी महाकाव्यों की विश्व प्रतिष्ठा है। जैसे भारत में आप देखिए वेदों में महाभारत के लिए वेद व्यास के प्रति श्रद्धा है, वैसे ही एलियड और ओडाइसी के लिए होमर की ख्याति है। यूनानी अपनी न्याय व्यवस्था पर गर्व करते रहे, पर सुकरात को यूनानी अदालत ने ही मृत्यु दंड दिया था। न्यायपालिका ने उनका पूरा पक्ष नहीं सुना। सुकरात के विरुद्ध युवकों को पथभ्रष्ट करने का आरोप था। सुकरात 70 वर्ष के वृद्ध थे। उन्होंने कहा था शासक जल्द ना करते तो वह थोड़े दिन बाद स्वाभाविक मृत्यु से मरते। और भारत में आप देखिए दुनिया की प्राचीन न्यायपालिका है। यह प्राचीन काल में भी व्यवस्थित न्यायतंत्र था। राजा हरिश्चंद्र, रघु और सिवी आदि न्यायपीठता के लिए देश में आज भी चर्चित हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एस धवन ने प्राचीन भारत की न्याय प्रणाली का खूबसूरत अध्ययन किया है। उन्होंने ब्रिटिश लेखकों पर प्राचीन भारत की न्याय व्यवस्था के बारे में गलत और मनमाने विचार व्यक्त करने के आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने हेनरी मैने पर भारत की न्याय व्यवस्था को बदनाम करने का आरोप भी लगाया। यह स्थिति अनेक यूरोपवादी विद्वानों की है। धमन ने भारत की प्राचीन न्याय व्यवस्था को निष्पक्ष बताया और इसके ज्ञान के लिए प्राचीन साहित्य का अध्ययन जरूरी कहा। प्राचीन न्याय व्यवस्था में आप देखिए न्यायाधीश कानून के अधीन थे। प्राचीन न्यायपालिका में भी न्यायाधीश का पदानुक्रम था। राजा मनमाना आचरण नहीं कर सकते थे। महाभारत के अनुसार जो राजा अपनी प्रजा की रक्षा करने की शपथ लेता और बाद में वैसा नहीं करता तो उसे दंडित करना चाहिए। कौटिल्य
कि अर्थशास्त्र में कहा गया है कि प्रजा की प्रसन्नता में राज्य की प्रसन्नता है। अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित था और प्रत्येक स्तर पर अधिकारी कर्मचारी थे। न्याय व्यवस्था थी। मनु, याज्ञवल्क्य, कात्यायन, बृहस्पति आदि ने प्राचीन भारत की न्याय व्यवस्था को सुंदर बनाया और न्यायाधीश के लिए निर्धारित आचार संहिता थी। निष्पक्ष काम करने वाले न्यायप्रिय राजा प्रशंसा का पात्र था। तब राजा आसन पर बैठते ही व्यवस्वान के पुत्र यम की शपथ लेकर काम करते थे। उत्तर वैदिक काल में नचिकेता और राजा यम के बीच संवाद पठनीय है। यम ने नचिकेता को बताया कि धरती पर जो लोग अन्याय उत्पीड़न करते हैं, हे नचिकेता, मैं उन्हें बार बार दंडित करता हूँ। यम न्याय व्यवस्था के उच्चतर देवता है, वह दोषियों को दंड देते हैं। ऋग्वेद के अनुसार न्यायकर्ता के लिए उच्च प्रतिभा आवश्यक थी। कात्यायन ने लिखा है कि न्यायाधीश को संयमी, निष्पक्ष और दृढ़ निश्चयी होना चाहिए। बृहस्पति ने कहा कि व्यक्तिगत लाभ के लिए पक्षपात नहीं करना चाहिए। वैदिक साहित्य में राजव्यवस्था और न्यायतंत्र के विशेष उल्लेख है। पराशर ने कहे है कृत युग के कानून कृत युग के समय उपयोगी है। एक तरह से आप देखेंगे द्वापर के कानून अलग हैं, कलयुग के कानून पिछले युगों से अलग है। प्रत्येक युग के कानून युग की विशेषताओं के अनुसार होते हैं। प्राचीन काल से लेकर मध्य युग के अंत तक न्याय प्रणाली का लगातार विस्तार हुआ है। संप्रीति भारतीय न्यायपालिका की प्रतिष्ठा है, लेकिन तमाम मामलों में न्यायपालिका से आशा के साथ निराशा हाथ लगती है। न्याय में देरी अन्याय है, यह सिद्धांत पुराना है। देश के न्यायालयों में विचारणीय मुकदमों की संख्या 5 करोड़ है। ऐसे में यह अपेक्षा है कि न्याय की देवी समय पर सुगम तरीके से सभी को न्याय देने में प्रभावी सिद्ध हो, क्योंकि न्याय में विलंब की समस्या राष्ट्रीय चिंता का विषय है। न्यायपालिका का सम्मान है, लेकिन कोई शिकायत भी है और कई शिकायतें हैं। न्याय व्यवस्था को और विश्वसनीय बनाना होगा। लेखक उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हैं हृदय नारायण दीक्षित, इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। और देखिए, इस तरह के टॉपिक पर कहीं आप लोग न्यायपालिका पर कुछ लिख रहे हैं तो आप लोग प्राचीन काल का भी उदाहरण दे दिया करिएगा, ठीक है। ये भी पॉइंट आप लोग बता दिया करिएगा। ये उत्तर प्रदेश है, लखनऊ इसकी राजधानी है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली सबसे ज्यादा राज्यों से सीमा लगती है। 8 राज्यों से, एक केंद्र शासित प्रदेश से। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। जन जन का मिशन बनी स्वच्छता। तो स्वच्छता के लिए सबसे महत्वपूर्ण जन आंदोलनों में से एक स्वच्छ भारत मिशन के शुभारंभ के 10 साल पूरे होने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर स्वच्छता से संबंधित 10,000 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाएं शुरू की है। और देखिए, स्वच्छ भारत मिशन काफी सफल भी रहा है। तो इस तरह की योजनाओं के बारे में भी आप लोग याद रखा करिएगा और क्या उसकी उपलब्धियां रही हैं, उससे जुड़ी हुई क्या चिंताएं हैं, ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। कब शुरू की गई थी, डेट बताइए चलिए आप लोग। और इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने इस आंदोलन को मिले अपार जन समर्थन पर प्रकाश डाला। कहा कि देश के प्रत्येक नागरिक को ने इसे अपना मिशन बना लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि महात्मा गांधी के नाम पर वोट लेकर सरकार बनाने वालों ने कभी गंदगी को समस्या माना ही नहीं। और सीधे शब्दों में अगर हम लोग कहें तो अब तक की सरकारों ने स्वच्छता के प्रति उपेक्षा का भाव अपनाया और शौचालयों की कमी को कभी राष्ट्रीय मुद्दा नहीं माना। देश हरित, श्वेत, पीली, नीली आदि क्रांतियों तो हुई, लेकिन शौचालय क्रांति की ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। यही कारण है कि आधुनिकता और विकास के तमाम दावों तथा सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दुनिया भर में अपना लोहा मनवा लेने वाला भारत ऐसे देशों में अग्रणी रहा जहां लोग खुले में शौच जाते हैं। इस मामले में भारत पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका से भी पीछे रहा। यूपीए सरकार ने 2012 तक सभी को शौचालय सुविधा मुहैया कराने के लिए देश के सभी जिलों में संपूर्ण स्वच्छता अभियान शुरू किया, लेकिन भ्रष्टाचार, नौकरशाही की सुस्ती और राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के कारण लक्ष्य दूर ही रहा है। और आप देखते हैं कि शौचालय, आप देखते हैं कि शौच के लिए पहले बाहर जाती थी महिलाएं, उन्हें भी कई तरह की बीमारियां ले जाती थी और बच्चों के लिए भी परेशानी होती थी। बहुत सारे इसके फायदे हुए। और इन्हीं परिस्थितियों में प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में लाल किले की प्राची से अपने पहले संबोधन में जब स्वच्छ भारत का समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित किया, तब किसी ने नहीं सोचा था कि यह लक्ष्य समय से पहले पूरा हो जाएगा। लोग कहेंगे इससे बेपरवाह प्रधानमंत्री मोदी ने पहले शौचालय फिर देवालय के अपने एजेंडे को लागू करने के लिए उसी साल महात्मा गांधी की जन्मतिथि अर्थात 2 अक्टूबर से स्वच्छ भारत अभियान शुरू करने की घोषणा की। स्कूलों में छात्राओं के लिए शौचालय बनाने की योजना को 15 अगस्त से ही शुरू कर दिया। और प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन को एक बड़े जन आंदोलन में बदलने के लिए सफाई मित्रों, धार्मिक गुरुओं, एथलीटों, प्रसिद्ध हस्तियों, गैर सरकारी संगठनों, मीडिया के सहयोग का आह्वान किया।
प्रधानमंत्री ने इसके लिए राज्य सरकारों के साथ साथ निजी क्षेत्र को भी सहयोग देने के लिए आह्वान किया। उन्हें सामाजिक दायित्व के तहत शौचालय निर्माण को प्राथमिकता देनी चाहिए। शौचालय क्रांति में नवविवाहिताओं की जिद ने भी उल्लेखनीय भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री द्वारा शौचालय क्रांति के आह्वान के बाद देश के अलग अलग हिस्सों में नवविवाहिताओं ने ससुराल के उन घरों में रहने से साफ इंकार कर दिया जिसमें शौचालय नहीं थे। और इस तरह की कई खबरें आप लोगों ने भी पढ़ी होगी। इससे न केवल संबंधित परिवारों में बल्कि समाज में भी शौचालय निर्माण के प्रति नई जागरूकता आई। इसका परिणाम यह हुआ कि मात्र 10 वर्ष में 12 करोड़ शौचालय का निर्माण हुआ। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती अर्थात 2 अक्टूबर 2019 से पहले ही भारत खुले में शौच से मुक्त देश घोषित हो गया। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार वर्तमान में देश के 82.5% परिवारों में शौचालय की सुविधा है, जबकि 2004-05 में मात्र 29% परिवारों में ही शौचालय थे। इससे खुले में शौच में भारी कमी के साथ ही बीमारियों का खतरा भी कम हुआ और नवजात शिशुओं की मृत्यु दर में गिरावट आई। स्वच्छता अभियान हर साल 60 से 70 हजार बच्चों को डायरिया के कारण मौत के मुंह में जाने से बचा रहा है। ये उपलब्धियां आप लोग जरूर बताया करिएगा। WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसकी स्थापना कब हुई थी? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूं। कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 में। 7 अप्रैल को आप लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। जेनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। तो WHO के अनुसार साल 2014 से 2019 की भी 3 लाख लोगों की जान बचाई गई जो डायरिया के कारण गवा दी जाती। यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार अब देश की 90% महिलाएं सुरक्षित महसूस कर रही हैं, क्योंकि आप देखते हैं कि पहले बाहर जाना पड़ता था तो महिलाओं को भी तरह तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता था। यूनिसेफ के बारे में भी याद रखिएगा। क्या यूनिसेफ के बारे में भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। इस तरह के संगठन से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। क्या कर लेता है? कई बार पूछ लेता है। बताइए यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? इसका हेडक्वार्टर कहां देखने को मिलेगा? तो इसकी स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 में न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। स्वच्छ भारत मिशन के कारण महिलाओं में संक्रमण से होने वाली बीमारियों में भी काफी कमी आई है। इसके अलावा लाखों स्कूल में लड़कियों के लिए अलग से शौचालय बनने से उनके स्कूल छोड़ने की दर में कमी आई है। यूनिसेफ के अध्ययन के अनुसार स्वच्छता के कारण परिवारों को आज हर साल औसतन 50,000 रुपए की बचत हो रही है, जो पहले बीमारियों के इलाज पर खर्च हो जाते थे। और स्वच्छता से जुड़ी प्रतिष्ठा में वृद्धि में से देश में बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक परिवर्तन भी आया। इसी का परिणाम है कि सफाई कार्य में शामिल लोगों को अब सम्मान की दृष्टि देखा जाने लगा। स्वच्छ भारत अभियान ने देश में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन भी किया। देश में करोड़ों शौचालयों के निर्माण से राजमिस्त्री, प्लम्बर, मजदूर जैसे लाखों लोगों को रोजगार भी मिला। इतना ही नहीं, स्वच्छ भारत अभियान ने महिला राजमिस्त्रियों की एक नई पीढ़ी तैयार की है। यूनिसेफ की रिपोर्ट का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन से 1.25 करोड़ लोगों को किसी न किसी रूप में रोजगार मिला है। और आप देखते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान ने चक्कीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा दिया है। इसके तहत घरों से निकलने वाले कचरे से अब खाद, बायोगैस, बिजली और सड़क निर्माण में इस्तेमाल होने वाली चारकोल जैसे पदार्थों का उत्पादन भी किया जा रहा है। गोवर्धन योजना के तहत गांव में बायोगैस संयंत्र लगाए जा रहे हैं, जहां पशु अपशिष्ट को बायोगैस में बदला जा रहा है। कुल मिलाकर स्वच्छ भारत अभियान देश को एक नई पहचान देने के साथ साथ विकास को भी नई दिशा में देने में आप देखिए सफल दिख रहा है। केंद्रीय लेखक केंद्रीय सचिवालय में सेवा में अधिकारी हैं, इनका नाम है रमेश कुमार दुबे। इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। संतोष साधना, तो मनुष्य की क्षुधा का आप देखते हैं कि अंत नहीं है। लखपति करोड़पति बनना चाहता है, एक तरह से आप कहिए लालच का कह लीजिए आप लोग, क्योंकि वह लाख रुपए पाकर भी संतुष्ट नहीं होता है। करोड़पति से तो पूछो तो क्या इतने रुपए पाकर वह कुछ सुखी है? तो वह कहेगा रुपया कहाँ है, किसी प्रकार दिन काट रहा है। वही हाल है कि कोई साइकिल खरीदना चाह रहा है, कोई गाड़ी खरीदना चाह रहा है, कोई 4 व्हीलर खरीदना चाह रहा है, कोई हवाई जहाज खरीदना चाह रहा है, कहेगा कि रुपया कहाँ है, किसी प्रकार दिन काट रहे हैं। ये शब्द आप लोगों ने जरूर सुनी होगी ये लाइन। अधिक संपत्ति रखने के बावजूद ऐसे व्यक्ति को अभाव बोध होते रहना उसका अपरिग्रह विरोधी भाव है। इसका उसके देह और मन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। शरीर और मन को अत्यधिक लोभ लालसा में बांधकर मनुष्य जरूरत से अधिक धन संचय में लगा रहता है, इसलिए मन विश्राम नहीं पाता है। प्रश्न यह है कि शरीर पर इसका कैसे बुरा असर पड़ता है। चूंकि मन को संतुष्ट करने की लालसा में मनुष्य परिश्रम करता रहता है, और आप देखेंगे कि इस क्रम में वह अपने शरीर पर सामर्थ्य से ज्यादा बोझ डालता है। वही व्यक्ति द्वारा शरीर में सामर्थ्य से अतिरिक्त बोझ न देकर जो धन या संपत्ति वह उपार्जित करता है, उससे तृप्त रहने का नाम संतोष साधना है।
तोष शब्द का अर्थ है मन के आराम की अवस्था, और संतोष का अर्थ हुआ सभी प्रकार से आराम की अवस्था में आना। हालांकि संतोष साधना का उद्देश्य यह नहीं है कि कोई आपको किसी प्रकार ठग ले या आपके ऊपर अत्याचार करे और आप उसे सह लें। अस्तित्व की रक्षा के अपने अधिकार या अपने अन्यायचित भावना का त्याग करना किसी भी तरह से उचित नहीं होता है। जीवन के सभी क्षेत्रों में अपने अधिकारों की प्रतिष्ठा के लिए मनुष्य को सदैव संग्राम करते रहना चाहिए, लेकिन इस क्रम में कभी भी अति लोभ के बस में होकर अपनी शारीरिक और मानसिक शक्ति को नष्ट कर संतोष भाव के विपरीत नहीं जाना चाहिए। चूंकि मनुष्य अक्सर अपने सुख के लिए लोभ की वृत्ति के बस में अपने सामर्थ्य से अधिक धन उपार्जन करने का प्रयास करता है, इसके चलते शरीर और मन के स्तर पर असंतुलन पैदा होता है, जो उसके आध्यात्मिक प्रगति में बाधक बनता है। अच्छा कॉलम लिखा जाता है। मैं भी तो आप लोगों से हमेशा कहता हूँ कि आप लोगों के पास जो है उसमें बेहतर क्या कर सकते हैं उस पर फोकस करिए आप, और संतुष्ट रहिए हर हाल में, क्योंकि पर जो कमियों का रोना रोते रहते हैं ना, उनकी जिंदगी भी रोते हुए खत्म होती है। चुनावी दौर की खटपट, अब आप देखते हैं कि राजनीति की बातें हो रही हैं। झारखंड में आप देखते हैं कि क्या गठबंधन, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है, तो उसी को पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं आप। वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में याद रखिए। महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ 288 सीटें हैं, ये मुंबई इसकी राजधानी है। झारखंड में 81 सीटें हैं, रांची इसकी राजधानी है। और ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। सराहनीय पहल, मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से कला महोत्सव मनाने की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की पहल सराहनीय है। इस पहल के तहत झारखंड सहित देश के विभिन्न राज्यों के जाने माने 81 चित्रकारों ने कैनवास पर कलाकृतियां उकेरकर मतदाताओं को अनिवार्य रूप से मतदान करने का संदेश दिया है। और इस 2 दिवसीय आयोजन में मतदाताओं को जहां एक और झारखंड के सभी 81 विधानसभा क्षेत्रों की कला, संस्कृति और परंपराओं को नजदीक से देखने का अवसर मिला, वहीं आसन्न विधानसभा चुनाव में अनिवार्य रूप से मतदान करने की प्रेरणा भी मिली है। खासकर शहरी क्षेत्रों में इस तरह के प्रयास जरूरी हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरी क्षेत्रों में मतदान के प्रति उदासीनता कहीं अधिक देखने को मिलती है। इसी वर्ष संपन्न लोकसभा चुनाव में रांची, बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर आदि शहरों का मतदान प्रतिशत काफी कम रहा है। कला महोत्सव के लिए अगर रांची का चयन किया गया तो इसके पीछे का कारण यहाँ का मतदान प्रतिशत सबसे कम रहना है। वर्ष 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में यहाँ 50% से भी कम मतदान हुआ था। चुनाव आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने भी झारखंड दौरे के क्रम में इस पर चिंता जताते हुए शहरी क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर आवश्यक निर्देश राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों समेत सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्तों को दिए थे। साथ ही मजबूत लोकतंत्र, सबकी भागीदारी के उद्देश्य को केंद्र में रखकर स्वयंसेवी संस्थाओं से भी सहयोग लेने की अपील की थी। उम्मीद की जानी चाहिए कि आसन्न विधानसभा चुनाव में परिस्थितियां बदलेंगी और शहरी मतदाता भी बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लेंगे, और हिस्सा लेना भी चाहिए। ई शासन की नई उड़ान, तो मध्य प्रदेश सरकार ने प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को डिजिटल रूप में परिवर्तित कर एक नई मिसाल कायम की है। ये आप देखिए, मध्य प्रदेश है, भोपाल इसकी राजधानी, इसे हृदय प्रदेश भी कहते हैं, सोया प्रदेश कहते हैं, टाइगर प्रदेश कहते हैं, नदियों का मायका भी कहते हैं। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से लगती है। क्षेत्रफल में दूसरे नंबर पर है। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं। मोहन यादव यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। संपदा 2.0 के नाम से शुरू की गई यह पहल न केवल तकनीकी उन्नति का परिचायक है, बल्कि सुशासन की दिशा में अनूठा कदम भी है। डिजिटल युग में सरकारी प्रक्रियाओं का सरलीकरण, नागरिकों के लिए प्रक्रियाओं को पारदर्शी एवं सुलभ बनाना किसी भी सरकार के सुशासन के प्रयासों का प्रमुख हिस्सा है। मध्य प्रदेश सरकार इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रही है। इस योजना के तहत नागरिकों को किसी दफ्तर का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। वे घर बैठे ही अपनी जमीन, मकान या दुकान का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। नागरिक ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रिमोट रजिस्ट्रेशन की सुविधा पा सकते हैं। यदि चाहें तो स्लॉट बुक कर कार्यालय जा सकते हैं। विदेश में रहने वाले लोगों के लिए यह अधिक सुविधाजनक है। यह पहल भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में भी सहायक सिद्ध होगी। पहले नागरिकों को कार्यालय में कई बार चक्कर लगाने पड़ते थे, जिसमें आप देखिए जिससे प्रक्रिया में देरी होती थी, भ्रष्टाचार की आशंका भी बढ़ जाती थी। अब जब प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल हो चुकी है और आधार, भू अभिलेख एवं अन्य डिजिटल स्रोतों से जुड़े हुए हैं,
तो किसी भी प्रकार के फर्जीवाड़े की गुंजाइश कम हो गई है। पहचान के लिए गवाह की आवश्यकता नहीं होने से नागरिकों का वक्त और धन दोनों बचेंगे। सरकार का दावा है कि संपदा पोर्टल मोबाइल ऐप के माध्यम से नागरिक स्टाम्प ड्यूटी की गणना, भुगतान मॉडल डीड तैयार करने जैसी प्रक्रियाएं स्वयं कर सकेंगे। स्टाम्प शुल्क की जानकारी भी ऑनलाइन उपलब्ध होगी और जिससे सुविधा के अनुसार लोग जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। वास्तव में संपदा 2.0 जैसी योजनाओं के माध्यम से प्रदेश सरकार ने यह स्पष्ट संकेत दिया कि तकनीकी उन्नति और सुशासन के माध्यम से नागरिकों की जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। यह पहल डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार द्वारा नागरिकों को दी जाने वाली सुविधाओं को सुगम और पारदर्शी बनाने का यह प्रयास प्रशंसनीय है। सुशासन का अर्थ केवल कानून व्यवस्था और प्रशासनिक कार्यों का संचालन नहीं होता है, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी होता है कि नागरिकों को सरकारी सेवाएं सरलता, पारदर्शिता, दक्षता के साथ मिले। मध्य प्रदेश सरकार ने संपदा 2.0 के जरिए सुशासन का एक नया मानदंड स्थापित किया है। उम्मीद है कि इस प्रकार की पहल देश के अन्य राज्यों को भी प्रेरित करेगी ताकि समूचे देश में डिजिटल गवर्नेंस का दायरा बढ़ सके। अच्छे कॉलम लिखे जाते हैं। ये आप देखिए टिप्पणियां रहती हैं, देखना होगा अगर तो देख सकते हैं। और इसकी पीडीएफ आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहां मिल जाती है, तो वहां जाकर आप लोग देख सकते हैं। ये भारतीय संस्कृति परिवार संस्था पर आघात का षड्यंत्र। ये आप देखेंगे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख ने, आप देखते हैं कि मोहन भागवत ने कहा ना कि स्वयं को बोक अर्थात जागृत करने वाले लोग आधुनिकता के नाम पर पारंपरिक मान्यताओं और व्यवस्थाओं को ध्वस्त करने का प्रयास कर रहे हैं। भागवत ने कहा कि यह विचारधारा विनाशकारी और सर्वभक्षी है, जो भारतीय समाज के मूल्यों और उनकी सांस्कृतिक धरोहर के विरुद्ध काम कर रही है। एक ताकतें भारतीय समाज में अलगाव, भेदभाव पैदा करके उसे कमजोर करना चाहती हैं और ताकि विनाशकारी शक्तियों का प्रभुत्व आप देखते हैं कि एक तरह से कायम किया जा सके। तो उसी की बातें हो रही हैं। ये उपभोक्ता के निशाने पर आप देखते हैं भारत की जनता, ये जरूर देख लीजिए। देखिए बाकी तो आप देखते हैं कि डेली आप देखते हैं इतने आर्टिकल लिखे जाते हैं, तो हर आर्टिकल को अगर आप लोग पढ़ने बैठ जाएं और, लेकिन हाँ किसी ना किसी में कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है। तो बाकी आपको पढ़ना हुआ कर तो पढ़ सकते हैं आप लोग। उपभोक्ता वह सिद्धांत है उपभोक्तावाद जिसके अनुसार ऐसे विचार गढ़े जाते हैं कि जो व्यक्ति बड़ी मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करता है वे बेहतर स्थिति में होते हैं। थॉरस्टीन वेवलन 19वीं सदी के अर्थशास्त्री और समाजशास्त्री थे, जिन्हें अपनी पुस्तक द थ्योरी ऑफ प्लीजर क्लॉज 1899 में विशिष्ट उपभोग शब्द गढ़ा। विशिष्ट उपभोग किसी की सामाजिक स्थिति को दिखाने का एक साधन है, खासकर जब सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित सामान और सेवाएं उसी वर्ग के अन्य सदस्यों के लिए बहुत महंगी है। आमतौर पर आप देखिए उपभोक्तावाद का मतलब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में रहने वाले लोगों की अत्यधिक भौतिकवाद की जीवन शैली अपनाने की प्रवृत्ति से है, जो रिफ्लेक्सिव अत्यधिक उपभोग के इर्द गिर्द घूमती है। सांस्कृतिक पारिवारिक ढांचे में एक और जहां एक भाई दूसरे के सुख दुख में भाग लेकर अपने माता पिता की सेवा करने में सुख शांति महसूस करता है, उसे अब उपभोक्तावाद ने कमाई के अनुरूप अपने भौतिक सुखों की वृद्धि के मानक पर विभाजित कर दिया है। उपभोक्तावाद विज्ञापन उद्योग के माध्यम से अपने उपभोक्ताओं को जन संस्कृति के अगुवा के रूप में स्थापित करती है, जो सक्रिय और रचनात्मक लोगों के बजाय ब्रांडों द्वारा नियंत्रित लोगों को लोकप्रिय बनाती है। ऐसे नियोजित पूर्वाग्रह उपभोक्तावाद को जन्म देते हैं। अगर इन पूर्वाग्रहों को खत्म कर दिया जाए तो बहुत से लोग कम उपभोक्तावादी जीवन शैली अपनाएंगे। उपभोक्तावाद का एक उदाहरण हर साल मोबाइल फोन के नए मॉडल पेश करना है, जबकि कुछ साल पुराना मोबाइल डिवाइस पूरी तरह से काम करने लायक और पर्याप्त ही हो सकता है। उपभोक्तावाद लोगों को उन मोबाइल को छोड़ने और नियमित आधार पर नए मोबाइल खरीदने के लिए प्रेरित करता रहता है, जबकि पैसा परिवार के भाई भतीजे, बेटी, बुजुर्ग, माता पिता की जरूरतों में खर्च हो सकता था, लेकिन उपभोक्तावाद ने इस सामाजिक साहचर्य को समाप्त कर दिया। इसी उपभोक्तावादी समाज में अब अपने रिश्तेदारों, चाचा, मामा, फूफा, मौसा के यहाँ रहकर पढ़ने लिखने, जीवन अपनाने जैसे उदाहरण भी देखना लगभग शून्य हो चुका है। इस अर्थ में उपभोक्तावाद के वो पारंपरिक मूल्यों, जीवन के तरीकों के विनाश, बड़े व्यवसायी द्वारा उपभोक्ता शोषण, पर्यावरण क्षरण और नकारात्मक मनोवैज्ञानिक प्रभाव में योगदान देने के लिए व्यापक रूप से समझा जा सकता है। ये राजनीति की बातें हो रही हैं। हवाई संपर्क से विकास को नई गति,
ये छत्तीसगढ़ की बातें हो रही हैं। अभी आप देखते हैं कि माँ महामाया हवाई अड्डे के उद्घाटन की बातें की जा रही हैं। देखना हो तो देख सकते हैं आप लोग। अब आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो बता सकते हैं आप लोग। धन्यवाद।